हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू कनेक्ट एग्जाम। हमारे इस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। मैं आप सभी को हिंदी पढ़ा रहा हूं। हिंदी के अंतर्गत मैंने आप सभी को अभी तक वर्णमाला, हिंदी भाषा का इतिहास, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय एवं समास को पढ़ा दिया। अगर आप हमारे उस वीडियो को न देखे हों तो जरूर देखें, इससे जरूर आपको लाभ होगा। मैंने इतने सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया हूं इसे जिसे बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। आज मैं आप सभी को शब्द भेद यानी शब्दों का निर्माण, शब्द के प्रकार को देखेंगे। शब्द के प्रकार कैसे बनते हैं। अगर मैं देखूं शब्द भेद को, अगर मैं देखता हूं तो ये काइंड्स ऑफ वर्ड्स जो है, हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के चार आधार हैं। हिंदी के शब्दों के वर्गीकरण के कितने आधार हैं? चार आधार हैं। कौन कौन सा? पहला जो होता है उत्पत्ति, उत्पत्ति के आधार पर, या इसी को स्रोत के आधार पर, या इसी को इतिहास के आधार पर। यानी शब्दों का वर्गीकरण जो किया गया है, पहला उत्पत्ति के आधार पर, या स्रोत के आधार पर, या इतिहास के आधार पर जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है। दूसरा व्युत्पत्ति के आधार पर, या रचना के आधार पर, या बनावट। व्युत्पत्ति मतलब बनाया जाना, बनावट के आधार पर। तीसरा जो होता है रूप या प्रयोग के आधार पर। तीसरा यानी कोई भी शब्द का प्रयोग कैसे करते हैं या उसका रूप क्या है, इसके आधार पर। और चौथा जो है उसके अर्थ के आधार पर, उसके अर्थ के आधार पर शब्द का वर्गीकरण किया गया है। तो पहला जो है उत्पत्ति के आधार पर, यानी शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, शब्द की रचना कैसी हुई, शब्द की बनावट कैसी हुई, शब्द की उत्पत्ति कैसी हुई, शब्द का स्रोत क्या है, या शब्द का इतिहास क्या है, उसके आधार पर अगर देखेंगे तो शब्द पांच प्रकार से बनते हैं। किससे? पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज और पांचवा संकर। यानी उत्पत्ति के आधार पर या स्रोत या इतिहास के आधार पर अगर शब्द का को कितने तरीके से बनाया जाएगा? पांच तरीके से। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज और संकर। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज और विदेशज और संकर शब्द। दूसरा अगर बात करते हैं व्युत्पत्ति के आधार पर, या रचना के आधार पर, या बनावट के आधार पर अगर शब्दों को देखेंगे तो इसके आधार पर तीन प्रकार से बनाए जाते हैं। एक तो रूढ़ शब्द बनते हैं, दूसरा यौगिक शब्द बनता है, और तीसरा योग रूढ़ शब्द बनता है। तीसरा कौन सा बनेगा? योग रूढ़, दूसरा यौगिक और पहला रूढ़ शब्द। पहला कौन सा बनेगा? रूढ़ शब्द। और अगर रूप या प्रयोग के आधार पर देखेंगे तो इससे दो प्रकार के बनेंगे, एक तो विकारी बनेगा और दूसरा अविकारी बनेगा। और अगर अर्थ के आधार पर हम शब्दों का वर्गीकरण करते हैं तो ये चार प्रकार से होते हैं। यानी अर्थ के आधार पर शब्द चार प्रकार के हो जाते हैं। एक एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द। एकार्थी का मतलब जो एक अर्थ प्रदान करे, ऐसे शब्द जो एक अर्थ प्रदान करे उन्हें एकार्थी। अनेकार्थी यानी ऐसे शब्द जिनका अनेक अर्थ हो उसे अनेकार्थी। समानार्थी या इसी को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, यानी ऐसे शब्द जिसके कई अर्थ हो, कई अर्थ नहीं, यानी ऐसे शब्द जिनके समान अर्थ निकले, जिनके समान अर्थ निकले। जैसे अगर जल की बात करेंगे तो जल का पर्यायवाची क्या क्या हो जाएगा? अम्ब हो जाएगा, पानी हो जाएगा। ये सब क्या है? पर्यायवाची शब्द हैं। अगर और चौथा होता है विपरीतार्थी। चौथा क्या होता है? विपरीतार्थी, या इसी को विलोम शब्द कहते हैं, या इसी को क्या कहते हैं? विलोम शब्द। आइए हम सभी मिलके एक एक करके इसको देखते हैं कि इसका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया है। तो देखिए, ये जो पहला प्रकार है शब्द भेद में, उत्पत्ति, स्रोत या इतिहास के आधार पर शब्द के पांच भेद होते हैं। जो मैंने इसको बनाया है, जो डायग्राम मैंने बनाया है, आप सिर्फ मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। जैसे जैसे मैं बता रहा हूं अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो वास्तव में विश्वास मानिए एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। जो भी मैंने लिखा है इसको मैं एकदम एक एक करके मैं आपको समझाऊंगा। आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो एकदम पूरी तरह से आप समझ जाएंगे। आइए देखते हैं। पहला जो है तत्सम है। उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास, यानी शब्द की जो उत्पत्ति होती है या शब्द का स्रोत क्या है या शब्द की का इतिहास क्या रहा है, उसके आधार पर शब्द को पांच भागों में बांटा गया। कितने भागों में? पांच भागों में। पहला जो है तत्सम है। पहला क्या है? तत्सम। इसका अर्थ क्या होता है? तत्सम शब्द जो है तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है। तत्सम तत् प्लस सम से मिलकर बना हुआ है।
तत् का अर्थ होता है उसके, तत् का अर्थ क्या होता है उसके, यानी उसके मतलब किसके, संस्कृत के, संस्कृत के। और सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ क्या होता है समान, यानी उसके समान। तत्सम का अर्थ क्या होता है उसके समान, उसके समान किसके, संस्कृत के समान। यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हम संस्कृत की भांति करते हैं, यानी संस्कृत के समान करते हैं, उन्हें तत्सम कहते हैं। तत्सम का अर्थ क्या होगा, यानी ऐसे शब्द जिनका प्रयोग जो है संस्कृत के समान, संस्कृत की भांति होता है, उन्हें तत्सम शब्द कह देंगे। यानी ऐसे शब्द जो संस्कृत से सीधे आए हैं, संस्कृत से सीधे आए हुए शब्द को ही तत्सम कहेंगे। जैसे अग्नि, अग्नि हो गया, वायु हो गया, माता, पिता, सूर्य, प्रकाश, पत्र, ये सब शब्द क्या है, तत्सम शब्द है। ये कहां से आए हैं, सीधे संस्कृत से आए हैं, संस्कृत से ही डायरेक्ट उठा लिए गए हैं, इसमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। यानी तत्सम जो होता है, तत् मतलब उसके, उसके मतलब किसके, संस्कृत के, और सम का मतलब समान, यानी संस्कृत के समान, संस्कृत के समान जो भी शब्द होंगे वो तत्सम होंगे। तो ये तत्सम हो गया। दूसरा जो है तद्भव है, दूसरा क्या है, तद्भव। तद्भव का अगर हम अर्थ देखते हैं, तो दूसरा जो है तद्भव है, दूसरा क्या है, तद्भव। तद्भव का अर्थ देखते हैं तो तत् प्लस भव से मिलकर बना है, तत् प्लस भव। तत् मतलब होता है उससे, तत् मतलब क्या होता है उसके या उससे, और भव माने होना, यानी किससे होना, संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर, संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर जो भी शब्द बनते हैं वो क्या होते हैं, तद्भव होते हैं। यानी संस्कृत वाला शब्द नहीं होता, संस्कृत से परिवर्तित होकर के, संस्कृत से टूट फूट करके बना। जैसे हमने बताया हिंदी भाषा का जो इतिहास हमने बताया कैसे हुआ, संस्कृत से पाली हुआ, पाली से प्राकृत हुआ, प्राकृत से अपभ्रंश हुआ, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट हुआ, फिर उसके बाद हिंदी का प्राचीन या प्रारंभिक इतिहास शुरू होता है। तो उसी प्रकार से इसमें भी है कि संस्कृत वाले शब्द नहीं होंगे, संस्कृत से ही परिवर्तित होकर के आएंगे। जैसे अगर संस्कृत शब्द से परिवर्तित होकर के बना शब्द अगर देखें, जैसे संस्कृत में उज्ज्वल एक शब्द है, उज्ज्वल शब्द कैसा है, संस्कृत है, यानी ये तत्सम शब्द है। अगर इसका हम हिंदी या तद्भव रूप देखेंगे तो प्राकृत में इसे उज्जवल कहा गया, प्राकृत में उज्जवल कहा गया, जबकि हिंदी में उजला कहा गया। हिंदी में क्या कहा गया भैया, उजला। यानी उज्ज्वल शब्द का जो परिवर्तित यानी तद्भव रूप है वो उजला है। शब्द पूछेगा कि उज्ज्वल का तद्भव रूप क्या है, उज्ज्वल का उजला हो जाएगा। हस्त, हाथ जो आज हम कहते हैं, हाथ शब्द तद्भव है, संस्कृत से टूट फूट के आया है, यानी इसका जो तत्सम होगा या संस्कृत होगा वो हस्त होगा। क्या होगा, हस्त। हस्त प्राकृत में अगर देखेंगे वो हस्त था, प्राकृत में हस्त को हस्त कहा गया, और हिंदी में हाथ कहा गया, हिंदी में क्या कहा गया, हाथ कहा गया। ये तद्भव हो गया। फिर देशज, तीसरा जो है देशज। देशज का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जो देश के द्वारा देश में जन्मी हो, देश में जन्मी हो, यानी आवश्यकता के अनुसार और परिस्थिति के अनुसार इसे हमने क्या किया, अपने रूप में परिवर्तित कर लिया, यानी देश में जन्मा, यानी क्षेत्रीय प्रभाव के कारण, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार जो भी शब्द बने, क्षेत्रीय प्रभाव के कारण परिस्थिति व आवश्यकता अनुसार जो भी शब्द बने वो क्या हो गए, देशज शब्द कहलाए। जैसे लोटा, जो हमारे यहाँ लोटा होता है वो कैसा शब्द है, देशज शब्द है। यह हम लोगों ने बनाया है, ये हमारे द्वारा बनाया गया देशज। पगड़ी जो सर पे बांधी जाती है, पगड़ी। पेट, फिर गड़बड़, थैला, ये सब क्या है, देशज शब्द है, ये सब देशज शब्द है। फिर चौथा जो होता है विदेशज शब्द, और विदेशज को ही आगत कहते हैं। आगत मतलब आया हुआ, यानी विदेश से आया हुआ। विदेशज का मतलब क्या होता है, विदेश में जन्मा, विदेश में जन्मा। तो आया आगत यानी आया हुआ शब्द भी इसी को कहते हैं। तो विदेशज शब्द क्या है, जैसे ऑफिसर, ऑफिसर शब्द क्या है, ऑफिसर शब्द जो है विदेशज है। हमारे यहाँ इसको क्या कहते हैं, अफसर कहते हैं। हॉस्पिटल, हॉस्पिटल शब्द क्या है, विदेशज है, यानी अंग्रेजी शब्द है। ये क्या है, अंग्रेजी शब्द है। हॉस्पिटल को हिंदी में अस्पताल कहते हैं। कैप्टन, कैप्टन शब्द भी अंग्रेजी है, कैप्टन को कप्तान कहा जाता है अपने यहाँ। अब इसके अंतर्गत कई विदेशज में आ जाते हैं, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, तुर्की, ये सब कई आ जाते हैं। तो जैसे अरबी में अगर हम देखेंगे तो अरबी के अंतर्गत अदालत शब्द पूछता है, प्रश्न पूछता है कि अदालत कैसा शब्द है, अदालत कैसा शब्द है। तो ये अरबी शब्द है, यानी ये विदेशी शब्द है, हमारे यहाँ का नहीं है। अदालत अरबी शब्द है। किताब, जो आज हम लोग किताब पढ़ते हैं, ये भी अरबी भाषा का शब्द है। किताब किस भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। अदालत अरबी भाषा का। फारसी भाषा का अगर हम देखेंगे
जैसे हिंदी किस भाषा का शब्द है? फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द जो है, हिंदी जो लिखा जाता है वो फारसी भाषा का शब्द है। इसको हमने पहले ही वीडियो में बताया था। फारसी के अंतर्गत दफ्तर, अगर दफ्तर पूछेगा तो दफ्तर फारसी भाषा का शब्द है। सरकार जो होती है, जो सरकार होती है, सरकार शब्द क्या है? फारसी भाषा का शब्द है। इसी तरह से पुर्तगाली भाषा का अगर देखेंगे तो आल्पिन जो होता है, आल्पिन जो होता है ये पुर्तगाली भाषा का शब्द है। गमला भी पुर्तगाली भाषा का शब्द है। अब अंतिम में जो बचता है पांचवा संकर होता है। पांचवा शब्द जो बनता है उत्पत्ति के आधार पर, स्रोत के आधार पर या इतिहास के आधार पर पांचवा शब्द बनता है संकर। संकर का मतलब होता है क्या? कि दो भिन्न स्रोतों से जो मिलकर बनता है शब्द, उसे क्या कहते हैं? संकर शब्द कहते हैं। जैसे छायादार, छायादार में क्या होता है? छाया प्लस दार। छायादार में क्या होता है? छाया प्लस दार। अब छाया शब्द जो है संस्कृत है और जबकि दार शब्द फारसी है। छाया दार में क्या है? छाया शब्द तो संस्कृत है और दार क्या है? दार शब्द जो है फारसी है। यानी संस्कृत और फारसी मिल के बना, तो इसलिए संस्कृत कहा गया। रेलगाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो रेलगाड़ी ये दो शब्द से मिलकर बना है। रेलगाड़ी कितने शब्द से मिलकर बना है? दो शब्दों से। तो रेल प्लस गाड़ी से मिलकर बना है। तो रेल शब्द अंग्रेजी है, रेल शब्द क्या है? अंग्रेजी है। और गाड़ी शब्द क्या है? गाड़ी हिंदी है, तो रेलगाड़ी हो गया। इसी प्रकार से पानदान है, इसी प्रकार से पानदान है। तो पानदान शब्द जो बनता है वो पान प्लस दान से मिलकर बना है। और पान जो होता है हिंदी है और जबकि दान जो है फारसी भाषा का शब्द है। पानदान में पान जो है हिंदी भाषा का शब्द है और दान जो है फारसी भाषा का शब्द है। तो यानी इसमें दो शब्द मिले, एक हिंदी मिला, एक फारसी मिला। इसमें एक अंग्रेजी मिला, एक हिंदी मिला। छायादार में छाया संस्कृत हो गया, दार फारसी हो गया। तो दो भिन्न स्रोत से मिलकर बना, दो भिन्न स्रोत से मिलकर बना। तो ये आपका ये था उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर। अब दूसरा जो देखेंगे हम लोग, दूसरा जो देखेंगे रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा क्या है? रचना या बनावट के आधार पर। तो आइए अब देखते हैं हम रचना या बनावट के आधार पर। रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो तीन प्रकार से होता है। कितने प्रकार से? तीन प्रकार से। इतने सरल से सरल शब्दों में मैं इसे समझा रहा हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से सिर्फ सुनेंगे और देखते हुए चलेंगे कि मैंने क्या कैसे डायग्राम बनाया है और क्या मैंने लिखा हूं, और सिर्फ आप उसे सुनेंगे तो यकीन मानिए एकदम पूरी तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा और इनसे संबंधित जो भी प्रश्न बनेंगे आप तुरंत हल कर जाएंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप जल्दी भूलेंगे नहीं, चीजों को गलती फिर करेंगे नहीं जल्दी। क्यों? क्योंकि उसका कॉन्सेप्ट जो है एकदम पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो रचना या बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। हमने बताया पहला जो था उत्पत्ति या स्रोत या इतिहास के आधार पर हमने जो बताया था उसमें 5 प्रकार बताया, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर। दूसरा हमने बता रहे हैं कि रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द तीन प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है रूढ़, पहला रूढ़ शब्द या इसी को मौलिक शब्द या इसी को अयौगिक शब्द भी कहते हैं। कौन सा? अयौगिक शब्द, अयौगिक शब्द भी कहते हैं। यानी रूढ़ या मौलिक या अयौगिक शब्द। रूढ़ शब्द क्या होते हैं? या मौलिक शब्द या अयौगिक। अयौगिक मतलब जो जुड़े न, यानी ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके, ऐसे शब्द जिनके सार्थक खंड न हो सके और अन्य शब्दों के मेल से न बने हो। यानी अगर उनका खंड करेंगे तो वो सार्थक अर्थ नहीं देंगे, उनका अर्थ निरर्थक होने लगेगा और ये जो है अन्य शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं। जैसे अगर हम हाथ की बात करते हैं, हाथ का अगर हम खंड कर देंगे तो हा प्लस थ हो जाएगा और इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा। मुंह, दिन, घर, चावल, ये सब क्या है? ये सब रूढ़ शब्द हैं या इसी को अयौगिक या मौलिक शब्द कहेंगे। यानी इनके सार्थक इनका खंड करने पर इनमें सार्थक अर्थ नहीं निकलेगा और इनका जो निर्माण हुआ है ये अन्य शब्दों के मेल से नहीं बने हैं। ये हो गया आपका रूढ़ या मौलिक या अयौगिक शब्द। अयौगिक शब्द, रूढ़, मौलिक या अयौगिक, समझ में आ गया होगा हमें, उम्मीद है। यानी ऐसे शब्द जिनके सार्थक जिनका खंड करने पर उनका सार्थक अर्थ न निकले और इनका निर्माण जो हुआ है अन्य शब्दों के मेल से नहीं हुआ है। खंड करने पर सार्थक अर्थ नहीं देंगे और इनका निर्माण अन्य शब्दों के मेल से नहीं हुआ है। हाथ, मुंह, दिन भर, चावल, आज, कल, ये सब क्या है? ये सब रूढ़ शब्द है या इसी को मौलिक शब्द भी कहेंगे या इसी को अयौगिक कहेंगे। योग मतलब क्या होता है? जुड़ना,
अयोग मतलब जो न जुड़े, यानी अन्य शब्दों के मेल से न बने। तो ये पहला हो गया। दूसरा जो है यौगिक शब्द, दूसरा जो होता है यौगिक शब्द, यौगिक का अर्थ होता है मेल, मेल से बना हुआ, यानी जुड़कर बना हुआ, यानी जो शब्द दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनते हैं। ऐसे शब्द जो दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने हुए होते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे विज्ञान, विज्ञान में वी प्लस ज्ञान है, विज्ञान में क्या है, विज्ञान का निर्माण वी प्लस ज्ञान से हुआ है और इनका सार्थक अर्थ भी निकलेगा वी प्लस ज्ञान। विद्यालय, इसी प्रकार से विद्यालय विद्या प्लस आलय, यानी विद्या का जो घर होता है। राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र जो है राजपुत्र कहलाएगा, राजा का पुत्र को क्या कहेंगे, राजपुत्र। तो इसमें दो शब्द होंगे ना, राजा और पुत्र, इसमें विद्या और आलय, इसमें वी और ज्ञान। यानी यौगिक शब्द जो होते हैं, यौगिक का मतलब ही होता है योग से बना हुआ। यौगिक का अर्थ क्या होता है, यानी ऐसे शब्द जिनका निर्माण दो या दो से अधिक शब्दों के योग से मिलकर जुड़कर बनता है, उसे यौगिक शब्द कहते हैं। या इसी को अमौलिक भी कहेंगे। अब यहाँ पे मौलिक था तो यहाँ अमौलिक हो जाएगा। तीसरा जो होता है योग रूढ़ होता है। तीसरा क्या होता है भैया, तीसरा शब्द जो होता है योग रूढ़ होता है, यानी ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यानी ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं, यौगिक मतलब दो या दो से अधिक शब्दों के मिलने से बनते हैं, परंतु उनका अर्थ रूढ़ यानी विशेष अर्थ देते हैं, परंतु उनका अर्थ रूढ़ होता है, यानी वो एक ही अर्थ, एक विशेष अर्थ देंगे। दो शब्दों के, जैसे यहाँ पर विद्या प्लस आलय यानी विद्या का घर, दो अर्थ निकाला, विद्या का घर, तो ये यौगिक हो गया। लेकिन योग रूढ़ में क्या होता है, ये शब्द यौगिक तो होते हैं, योग रूढ़ में योग भी होते हैं और रूढ़ भी होते हैं, यानी ये शब्द यौगिक तो होते हैं परंतु इनका अर्थ रूढ़ हो जाता है, अर्थात ये सामान्य अर्थ को न प्रकट करके एक विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं। जैसे पीताम्बर, तो पीताम्बर में अब क्या कहेंगे, पीताम्बर में भगवान श्री कृष्ण की बात हो रही है। पीताम्बर का मतलब ये योग रूढ़ शब्द है, पीताम्बर भगवान श्री कृष्ण। जलज, जलज की मतलब, जलज का मतलब जो जल से जन्मे, यानी कमल की बात हो रही है। लंबोदर यानी लंबा उदर है जिसका, श्री गणेश की बात हो रही है। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, यानी 10 मुख जिसके हैं, तो रावण की बात हो रही है। यानी ये क्या कर रहे हैं, ये इनका निर्माण तो पीत प्लस अंबर दो शब्दों के योग से हुआ, जलज में भी जल प्लस ज से हुआ, लंबोदर में लंबा प्लस उदर से हुआ, दशानन में 10 प्लस आनंद से हुआ। यानी इनका निर्माण तो यौगिक शब्दों की तरह हो रहा है, लेकिन ये अर्थ रूढ़ शब्दों की तरह दे रहे हैं, इसलिए इन्हें योग रूढ़ शब्द कहा जाता है। तो ये आपका दूसरा था, रचना या बनावट के आधार पर 3 प्रकार के। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप विश्वास मानिए, अगर ध्यान से देखेंगे, चीजों को ध्यान से समझेंगे पूरी सावधानी से, तो जरूर समझ में आएगा। अगर ये चीजें क्लियर हो गई हों तो हम अब चूंकि अब समय ज्यादा हो गया है, इसलिए आज के लिए बस इतना ही करेंगे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लोगों को भी बताएं। जितना बारीकी से बारीकी हो सकता है, या जितना भी सरल से सरल हो सकता है, मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूं। फिर भी अगर आपको कहीं भी कोई समस्या हो रही हो तो कमेंट बॉक्स में बताएं। जो भी समस्या होगी मैं उनसे संबंधित, उन समस्याओं से संबंधित एक नया वीडियो बना दूंगा और जिनसे आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।